मैं राहुल लाल। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विशिष्ट रणनीति के तहत राम मंदिर मामले को गर्म करने के लिए और विशेषकर पश्चिमी यूपी में राम लहर पैदा करने के लिए अपने गढ़ मेरठ में रामायण सीरियल यानी 80 के दशक में रामानंद सागर द्वारा बनाया गया सीरियल रामायण में जिन्होंने भगवान राम की भूमिका का निर्वहन किया था, अरुण गोविल उन्हें मेरठ सीट पे अपना प्रत्याशी बनाया था, यह समझकर कि इससे न केवल मेरठ अपितु संपूर्ण पश्चिमी यूपी में राम लहर दौड़ पड़ेगी। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक चला जिसे मुख्य मीडिया तो कंफ्यूज्ड अखिलेश के आरोप लगाती रही उनके ऊपर, लेकिन मूलतः मेरठ में अगर मैं कह दूं कि टीवी के राम फंस गए हैं या भारतीय जनता पार्टी की मेरठ सीट काफ़ी फंसी हुई नजर आ रही है और मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है, इन तमाम चीज़ों का विश्लेषण अगले कुछ मिनटों में करेंगे हम लोग काफ़ी बारीकी के साथ। मित्रों, इस संपूर्ण प्रकरण के दो पहलू नंबर एक, मेरठ भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा खासा गढ़ वाला जगह रहा है। 2009 लोकसभा चुनाव से वहाँ पे लगातार बीजेपी जीत रही है। ये परिस्थितियां मेरठ की रही हैं और इन्हीं परिस्थितियों के बीच में अग्रवाल जी जो वहाँ के सांसद थे, उनके टिकट को काटकर टीवी के भगवान राम अरुण गोविल जी को वहाँ पे टिकट दे दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी और अगर मैं कहूँ कि बीजेपी के चाणक्य काफ़ी संतुष्ट और खुश थे, लेकिन बीजेपी के चाणक्य के ऊपर अखिलेश यादव ने एक दाव चला है। क्या वो दाव में दम है, ताकत है? अखिलेश यादव को लेके मुख्य मीडिया में लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे कि वो पश्चिमी यूपी में बार बार सीटों को बदल रहा है और उस संदर्भ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के अगर पूरी भूमिका का हम लोग मूल्यांकन करें तो उन्होंने मेरठ में 3 बार अपने प्रत्याशी बदले। उन्होंने प्रथम बार प्रत्याशी बनाया था एडवोकेट भानु प्रताप को, जिसको कि मैंने पिछले कई वीडियो में कहा था कि वो समाजवादी पार्टी के डमी प्रत्याशी है। हालांकि आप बहुत सारे मित्र हमसे सहमत नहीं थे उस समय और बहुतों ने टिप्पणी में लिखा भी कि वो एडवोकेट भानु प्रताप कैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, कैसे जो है वो डमी प्रत्याशी हो सकते हैं। लेकिन वो एक तरह से समाजवादी पार्टी की विशिष्ट रणनीति थी। मित्रों, समाजवादी पार्टी उस समय तक देखना चाहती थी कि आखिर बीजेपी मेरठ में किससे चुनाव लड़ाना चाहती है, कौन होगा बीजेपी की तरफ से, कौन मास्टर ट्रम्प कार्ड क्या होगा वहां पे। और जब बीजेपी की तरफ से स्पष्ट हो गई चीजें तो समाजवादी पार्टी ने वहां से टिकट बदलकर अतुल प्रधान को टिकट दे दिया। 4 अप्रैल नामांकन पत्र दाखिल करने की मेरठ में आखिरी तिथि थी। 3 अप्रैल को ढोल बाजे नगाड़े के साथ अतुल प्रधान ने वहां पे नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया था, लेकिन एन वक्त पे फिर मुरादाबाद 2 घटित हो गई। जैसे हसन साहब के टिकट उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और आखिरी दिन रुचिवीरा जी को टिकट वहाँ पे मिल गया। यहाँ पे भी 4 अप्रैल को टिकट मिला सुनीता वर्मा जी को, जो पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है, और उन्होंने 4 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल होने के आखिरी तिथि को उन्होंने नामांकन पत्र भर दिया और प्रत्याशी बदल गए। इस तरह से मेरठ सीट पे समाजवादी पार्टी ने 3 बार प्रत्याशी बदली। मुख्य धारा के मीडिया लगातार चीख के चिल्ला के ये दावे करते रहे कि अखिलेश यादव काफी कंफ्यूज्ड है, इसलिए कभी अखिलेश यादव एडवोकेट भानु प्रताप को टिकट देते हैं, कभी अतुल प्रधान को टिकट देते और अंततः सुनीता वर्मा को टिकट दिया। लेकिन मित्रों, अगर इसके जड़ में घुसे, इसके मूल कारण में जाएं अगर हम लोग, तो उसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव ने एडवोकेट भानु प्रताप को टिकट क्यों दिया था। वो तो मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि वो एक डमी प्रत्याशी था और वहां तक उन्हें यह समझना था कि बीजेपी अपना ट्रम्प कार्ड क्या चलती है। लेकिन आप लोगों का सवाल होगा कि जब बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड स्पष्ट कर दिया था कि रामायण के राम, टीवी वाले राम हमारे ट्रम्प कार्ड हैं, अरुण गोविल हमारे ट्रम्प कार्ड हैं, और उसके बाद जब अतुल प्रधान का टिकट डिसाइड किया तो फिर उनका टिकट क्यों कटा। इसके लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा मेरठ की पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि को, मेरठ के जातीय समीकरण को। अगर मैं कह दूं कि एन वक्त पे अखिलेश यादव ने वहां पे टिकट बदलकर जो सुनीता वर्मा को टिकट दिया वह उनका सबसे बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक होगा, तो यह मित्रों कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं है। यह एक तरह से मुस्लिम दलित कार्ड का ऐसा कॉम्बिनेशन है
जिसने भारतीय जनता पार्टी को चिंतित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ, तो मेरठ से राम लहर को पूरे पश्चिमी यूपी में भुनाना चाह रही थी, और अब वो मेरठ में ही राम लहर टिमटिमाता हुआ बुझते हुए दीपक के समान की स्थिति हो गई है। क्या है जातीय समीकरण? अगर हम लोग मेरठ के जातीय समीकरण को देखते हैं तो वहाँ पे जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण जो भी कह लें उसे, मेरठ लोकसभा सीट में 6 से 6.5 लाख के लगभग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ पे। हालांकि आप लोग कहेंगे कि मुस्लिम समुदाय का वोट तो जो है कि वो बीएसपी को भी जा सकता है, AIMIM ने भी अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, वो वोट वहाँ भी जा सकता है। करेंगे इसके ऊपर भी चर्चा कि क्यों मुस्लिम वोट बंटने की कोई संभावना नहीं है। ना तो मुस्लिम वोट बीएसपी में जाएगा, ना AIMIM के पास जाएगा, ओवैसी जी वहाँ पे वोटों का बंटवारा करने में सक्षम नहीं है। नंबर 2 पे यानी कि 6 से 6.5 लाख मुस्लिम वोटर्स, वहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी समूह अगर हम लोग मेरठ लोकसभा सीट को देखें तो वहाँ पे दलित वोटर्स, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख के आसपास वहाँ पे मानी जा रही है। और इस तरह से अगर हम लोग जोड़ दें दलित और मुस्लिम समीकरण तो वो करीबन चली जा रही है 10 से 10.5 लाख के आसपास। फिर तीसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण जाति है वहाँ पे समूह, वो है वैश्य समूह, जिस वैश्य समूह से अरुण गोविल जी आ भी रहे हैं, और वो लगभग जो है कि 2.5 लाख उस समूह के लोग हैं। फिर ब्राह्मण 1.5 लाख हैं, जाट 1 लाख हैं। इस तरह से फिर अलग अलग जातीय समूह के लोग हैं। अब आते हैं बहुजन समाज पार्टी की स्थिति क्या होगी। देखिए मित्रों, जो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी है उन्होंने टिकट किसे दिया है, और समाजवादी पार्टी ने टिकट किसे दिया है वो समझने की ज़रूरत है। और बीजेपी ने टिकट किसे दिया है, मैंने बता दिया कि बीजेपी का टिकट एक अरुण गोविल जी को है, राम लहर के लिए है, वैश्य समुदाय से हैं, बीजेपी का गढ़ वाला जगह है, सुरक्षित क्षेत्र में उन्हें उतारा गया था। ये तथ्य आप लोग समझ चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है सुनीता वर्मा जी, वो पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी हैं, और वो दलित समुदाय से आते हैं। हम लोगों ने देखा जातीय समीकरण में कि दलित समूह लगभग जो है कि वहाँ पे 4 लाख के आसपास है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, और मुस्लिम 6 से 6.5 लाख यानी 10.5 लाख के आसपास का सीधे सीधे वोट बन रहा है, और वो 50% से ऊपर हो जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग पिछले बार देखें तो जो वहाँ पे 2019 के लोकसभा सीट को देखें, 2019 में उत्तर प्रदेश में मित्रों गठबंधन था। वहाँ पे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जो जयंत चौधरी जी की पार्टी है, इन सबों का गठबंधन था। हाजी याकूब कुरैशी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से 2019 में प्रत्याशी थे, और बीजेपी का ये गढ़ 2019 में ही फंसने की स्थिति में आ चुका था, और केवल 4000 से कुछ वोटों से जो है हाजी याकूब कुरैशी हार गए थे। और अगर वो 4000 वोट से हारे थे तो उसमें 35,000 वोट कांग्रेस को भी गए थे। लेकिन 2019 से परिस्थितियां अभी बिल्कुल अलग है मित्रों। आप लोग कहेंगे कि भाई उस समय तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब मिले हुए थे, जयंत चौधरी जी भी मिले हुए थे। लेकिन इस समय की स्थिति क्या है मित्रों? वहाँ पे इस समय स्थिति है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये दो वहाँ पे मिले हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने एक त्यागी उम्मीदवार दिया है, जो एक तरह से माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वोट उन्हें आने की संभावना नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कुछ वोट आता भी है तो वो ब्राह्मण समुदाय के वोटों में जो है कि सेंधमारी करेंगे, और अंततः ब्राह्मण समुदाय का वोटर्स जो है वो बीजेपी के प्रतिबद्ध मतदाताओं में से हैं, और वो नुकसान की स्थिति वहाँ पे बनते हुए नजर आ रही है। नंबर 1 बीजेपी के खेमे में आप कह लीजिए कि वो अगर बहुजन समाज पार्टी थोड़ी प्रभावशाली होकर लड़ती है तो वो बहुजन समाज पार्टी से नुकसान बीजेपी के ही कैंडिडेट को होना है। लेकिन अभी भी मुख्य सवाल वही जिसको मैंने पहले छोड़ दिया था। मुख्य सवाल ये कि अतुल प्रधान जी के टिकट को क्यों बदला गया। सरधाना से विधायक हैं वो, और काफ़ी सोच समझ के जब उनके नाम को तय कर लिया गया था, जैसे ही 3 अप्रैल को अतुल प्रधान ने नामांकन पत्र दाखिल किया, मेरठ से अखिलेश यादव जी के पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे कि अगर अतुल प्रधान को टिकट दिया जाता है तो मुस्लिम वोटों के ट्रांसफ़र में समस्या आ सकती है, वहाँ पे वो वोट आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसके तुलना में अगर योगेश वर्मा या उनकी पत्नी को टिकट दिया जाए वो ज़्यादा सफल होगा। ध्यान होना चाहिए कि योगेश वर्मा की पत्नी वहाँ पे मेयर रही हैं, और वो बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर ही मेयर बनी थी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी कांता करदम को 29,582 मतों से हराया था उन्होंने। हालांकि ये अतीत की स्थिति है कि जो सुनीता वर्मा है वो मेरठ की मेयर भी रह चुकी हैं, महापौर भी रह चुकी हैं।
मुस्लिम वोटों का कहीं से किसी तरह से बिखराव की स्थिति ना हो। मैं मित्रों मेरठ गया हुआ भी था। मेरठ की जो तमाम परिस्थितियां हैं उसको देख के जो वहाँ पे चीज़ें लगी कि ज़मीन पे जो समीकरण है वो काफ़ी ठोस और मजबूत समीकरण बना है। इस बीच में अरुण गोविल जी की जो प्रतिक्रियाएं हैं लोगों के बीच में, वो जिस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जब उनसे लोग पूछ रहे हैं, चूँकि देखिए अब दो स्थिति है। अरुण गोविल जी एक तरह से लोगों का, जो वहाँ के लोगों का मानना है कि एक बाहरी बनाम भीतरी का भी है। अरुण गोविल जी के कई बता रहे हैं कि लोग की मूलतः वहीं के कभी एक ज़माने में वो निवासी रहे हैं वो, लेकिन वो अब मुंबई रहते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि अगर हमारे स्थानीय सांसद लोकल हों जिनसे हम कभी भी अपनी समस्याओं को रख सकें, तो योगेश वर्मा जी या फिर उनकी पत्नी सुनीता वर्मा जी 24/7 मेरठ में ही रहते हैं। एक तो ये परिस्थिति है, क्या उनके पास जिस आसानी से ये लोग योगेश वर्मा या सुनीता वर्मा के पास पहुंच सकेंगे लोग, क्या उसी तरह से वो अरुण गोविल जी के पास पहुंच सकेंगे? तो कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं अरुण गोविल जी के। अरुण गोविल ने के कई फोटो भी वायरल हो रहे हैं कि उनको लोग भगवान राम के रूप में देखते हैं, लेकिन उन फोटो में वो अलग किस्म से वायरल हो रहे हैं। मैं उसके ऊपर तो चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो उनके निजी जीवन के हिस्से हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज कि अरुण गोविल के जो कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जब उनसे पूछा जा रहा है कि आप जनता के समस्याओं को कैसे देखेंगे, कब देखेंगे, तो वो कह रहे हैं सांसद बन जाऊंगा फिर समझ लूंगा समस्याएं क्या हैं यहाँ की। पहले हम हमें सांसद बनाइए फिर हम समझेंगे। तो जो सामान्य नेता पहले ही समस्याओं को समझकर उनको सुलझाने के लिए कुछ समाधान देते हैं, अरुण गोविल उसके तरफ भी अग्रसर नहीं है। वो तो उनके व्यक्तिगत तेवर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बम्बारिंग करके उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही है, काफ़ी ताकत लगा के चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन जिस तरह से एन वक्त पे जो मुख्य मीडिया में आलोचना रही अखिलेश यादव की कि वो टिकट बदलते रहे, मैं कह रहा हूँ टिकट बदलने के बाद अगर पार्टी मुखिया को ये लगे कि वो प्रत्याशी जो है उसको लेके नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं, पहले ही समस्या की समाधान हो जाएगा, तो उन परिस्थितियों में टिकट बदलने की रणनीति को मैं मानता हूँ ये बेवकूफ़ी नहीं है, अखिलेश यादव की कन्फ्यूजन वाली रणनीति नहीं है, बल्कि यह मास्टर स्ट्रोक वाली रणनीति है कि उन्होंने अपने ट्रम्प कार्ड को बिल्कुल आखिरी स्थिति में खोला और उस आखिरी स्थिति में नामांकन पत्र लास्ट में दाखिल करवाया, जिसमें कि बीजेपी के पास अब कोई भी मौके नहीं बचे थे कि इस दाव को कैसे खत्म किया जाए। मैं आप लोगों से सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर वहां पे यादव वर्ग का संख्या काफ़ी कम है, लेकिन अगर वहां पे दलित और मुस्लिम ये दोनों ही लोग मिलकर 50% से ज़्यादा बन रहे हैं। पश्चिमी यूपी की एक बड़ी गंभीर समस्या और उत्पन्न हो रही है कि जब से गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह के टिकट कटी है, तो तब से राजपूत समुदाय में, ठाकुर समुदाय में बड़ी नाराजगी की स्थिति है। यहाँ के कुछ गाजियाबाद में जो है कि काफ़ी विरोध की स्थिति, जो गर्ग साहब अतुल गर्ग जिन्हें गाजियाबाद में टिकट दिया गया है, उनके बीजेपी के भीतर काफ़ी विरोध हो रहे हैं। अच्छा, इनके यहाँ से टिकट कटने से जनरल वीके सिंह, चूँकि देखिए पश्चिमी यूपी में हमेशा राजपूतों के ठाकुर समुदाय के कम से कम 4-5 लोग सांसद हुआ करते थे। 2019 में एक ही सांसद जनरल वीके सिंह बचे थे और जनरल वीके सिंह को भी टिकट अब जब नहीं दिया गया है, पश्चिमी यूपी में इसके निगेटिव संदेश गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो एक प्रतिबद्ध मतदाता समूह था, इसके ऊपर मैं अलग से एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, वो भी जो है कि इनसे बितके हुए हैं, यानी उनमें भी एक नाराजगी की स्थिति है। तो कहाँ तो बीजेपी को लग रहा था कि त्रेता युग में कौशल्यानंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मेरठ क्षेत्र में उन्होंने किस तरह से पहुंचकर राक्षसों का नरसंहार किया था, उसी प्रकार से इस बार जो है कि कहीं न कहीं टीवी के राम को लाकर भारतीय जनता पार्टी जीत के कार्ड को रखेगी और बाकी अन्य क्षेत्रों में राम मंदिर के लहर को पहुंचाएगी। लेकिन अब कैसे वो डगर पार करेंगे मेरठ के भीतर वो कैसे डगर पार करेंगे, इसके लिए कोई जिताऊ समीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर नहीं आ रही है मित्रों। क्योंकि देखिए लगभग अगर हम लोग किसी भी क्षेत्र में माने, कम से कम 5% फ्लोटिंग वोटर्स भी होते हैं, जाति समीकरण को अगर छोड़ दें। और वो जो फ्लोटिंग वोटर्स होता है वो मुद्दों के आधार पर वोट करता है, वो कभी इधर होता है कभी उधर होता है। 2019 में मित्रों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें पुलवामा के मामले थे, राष्ट्रभक्ति, तमाम तरह के मामले थे। और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सरकार में अगर उसमें योगी जी के केवल 2 वर्ष हुए थे, प्रधानमंत्री के उसमें केवल 5 वर्ष हुए थे केंद्र सरकार के। अब तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर जब मैं मेरठ गया था तो वहाँ पे डबल एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है कि नज़र आ रहा था, एक केंद्र सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और एक राज्य सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो दोनों के दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करने के लिए ही
भारतीय जनता पार्टी ने टीवी के राम को टिकट दे दिया। उन्हें लगा कि टीवी के राम को टिकट दे देंगे तो स्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन एन वक्त पे अखिलेश यादव ने सुनीता वर्मा जी को टिकट देकर अपने पीडीए के नारे को बुलंद कर दिया। देखिए हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे मेरठ के संदर्भ में। मेरठ मित्रों एक सामान्य सीट है और सामान्य सीट पर जिस तरह से आखिरी समय में अखिलेश जी ने एक दलित को टिकट दिया है, यह दलितों के बीच में मेरठ में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा हर्ष और खुशी का माहौल है। वो मानते हैं कि ये काम बहन मायावती जी को करना चाहिए, उन्हें देना चाहिए था वो टिकट, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने तो त्यागी उम्मीदवार को टिकट दिया। इस स्थिति में दलित और मुस्लिम के बाद जब एक बड़ा वोट बैंक आपके पास बनता है, जब लोगों को दिखता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा हिस्सा है, तो फिर दूसरे समूह भी आके स्वाभाविक रूप से यहाँ पे जुड़ते हैं उसमें, और फिर जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं 5%, उनके भी जुड़ने की संभावना काफ़ी तेज हो जाती है और वो भी जुड़ सकते हैं। ये तमाम परिस्थितियों के बीच में मेरठ की सीट एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल फंसी हुई सीट है। और मेरठ में एक संकेत जो मैं सीधे सीधे कह दूं कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की लगभग 48 सीटें जारी कर दी हैं। उस 48 सीटों को अगर देखा जाए, उनका पूरा ध्यान कहाँ पे, उन्होंने लगभग 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने, 4 उन्होंने यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बाकी उनका फुल फोकस अगर हम कहें तो वो फोकस जो है वो गैर यादव ओबीसी समूह के ऊपर है। लगभग 24-25 टिकटें उधर उन्होंने दिया है, और उन्होंने दलित समूह को लगभग 15 के आसपास टिकटें दी हैं। इसमें 1-2 संख्या कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो कहने का मतलब जो छोटी छोटी ओबीसी की दूसरी जातियां हैं, जिसको लेके पहले अखिलेश जी की आलोचना की जाती थी कि वो केवल यादवों पर निर्भर रहता है, मुस्लिमों पर निर्भर रहता है, उनकी टिकटों की संख्या काफ़ी कम है। गैर यादव ओबीसी और प्लस दलित, तो पीडीए का जो मुख्य फोकस है वह उनके पूरे टिकट वितरण में नज़र आ रहा है। वही पीडीए का फॉर्मूला मेरठ के भीतर जो बीजेपी का गढ़ वाला क्षेत्र है, जब समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला मेरठ में चल दिया है तो टीवी के भगवान राम के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अरुण गोविल जी के लिए अब संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस टिकट मिलने के बाद अरुण गोविल जी के चेहरे पे जो पहले बिल्कुल एक चैन की स्थिति थी, मुस्कान की स्थिति थी कि प्रधानमंत्री मंच पे पहुंच जाते थे लेकिन वो मंच के नीचे ही एसी में बैठे हुए होते थे, निकलना नहीं चाहते थे, अब वो भी खून पसीना बहा रहे हैं। उन्हें भी अब समझ में आ चुका है कि मेरठ की जीत की जंग आसान नहीं है। जो लड़ाई अब से कुछ दिन पहले तक मेरठ की लड़ाई स्पष्ट तौर पे मैं कहूँ एक टक्सी नज़र आ रही थी। जब तक एडवोकेट भानु प्रताप जी को टिकट दिया गया था, हालांकि मैं तो डे 1 से कह ही रहा था कि वो टिकट जो है कि डमी टिकट है, लेकिन वो लड़ाई कहीं मुकाबले की स्थिति नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन सुनीता वर्मा के आने से एकदम मुकाबले की स्थिति बनी है। योगेश वर्मा हस्तिनापुर से जो है वो, उनकी पति जो है कि वो हस्तिनापुर से विधायक रह चुके हैं और 2022 में भी चुनाव लड़े थे। 2022 में वो हार गए थे। उनको लेके आने वाले अतुल प्रधान ही थे। और एक चीज़ और मैं लास्ट में क्लियर कर दूं कि जो मुख्य मीडिया है, जब अतुल प्रधान जी का टिकट कटा तो तमाम तरह की खबरें जो है कि मुख्य मीडिया में चलनी प्रारंभ हो गई कि अरे वो तो पार्टी छोड़ देंगे, वो तो विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने जो तमाम बयान दिए उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो पूरी ताकत के साथ सुनीता वर्मा को विजयी बनाने के संदर्भ में लगे हुए रहेंगे। तो उन्होंने जो मुख्य मीडिया के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप थे उन सबों को ख़त्म भी कर दिया। लेकिन उन सबों से परे जो अंतिम निष्कर्ष मेरठ को लेकर दिखता है मित्रों, कि मेरठ जो कुछ समय पहले तक एक पक्षीय चुनाव वाले क्षेत्र में दिख रहा था, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे उस सीट को अपने झोली में लेते हुए दिख रही थी। अखिलेश यादव के मास्टर स्ट्रोक ने वहाँ पे बीजेपी के सारे समीकरणों को बिगाड़ दिया है। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प, और उस दिलचस्प मुकाबले में अगर आज के तारीख में मुझसे पूछें तो वहाँ पे पलड़ा समाजवादी पार्टी का भारी है। धन्यवाद मित्रों।